रे, आज मेरी इटली वाले क्लाइंट से मीटिंग है। मेरी रॉयल ब्लू शर्ट नहीं मिल रही, ज़रा हेल्प कर दो। रमशा जो उन दोनों के कमरे के सोफे पर बैठी इरहा को साथ लगाए सामने टीवी पे मूवी देख रही थी। सिकंदर को फुल इग्नोर करने के मूड में थी। रे, सिकंदर ने अब की बार ऊंची आवाज़ में कहा। मम्मी पापा। रमशा अनसुनी करते हुए इरहा के बाल से ला रही थी कि सिकंदर के पुकारने पर इरहा ने सर उठाकर रमशा को कहा। रमशा ने नफ़ी में सर हिलाया। नो पापा, वो देखो इरू, आना की फ्रॉक कितनी प्यारी है। मैं अपनी बेटी को ऐसी फ्रॉक बनवा के दूंगी। इरहा ने टीवी को देखा तो उससे नफ़ी में सर हिलाया। मतलब उसे फ्रॉक सिरे से पसंद ही नहीं है, और ना ही ऐसी डिज्नी फिल्म्स जो रमशा उसे ज़बरदस्ती दिखाती थी। फ्रोज़न पे राज़ी इससे हो गई कि उसमें कुछ अलग ही बात थी जो बाकी सारी प्रिंसेस वाली फिल्मों में नहीं थी। मम्मी, नो फ्रॉक। मम्मी, कोई फ्रॉक नहीं। रमशा सिकंदर हदीद, अगर आप 2 मिनट में नहीं आई तो मैं इरहा दाऊद का भी लिहाज नहीं करूँगा। उसकी धमकी पर रमशा फ़ौरन से उठी। तुम बैठो मेरी जान, मैं अभी आई। इरहा भी माँ के साथ उठने लगी कि रमशा ने इरहा को कहने के साथ बैठे रहने का इशारा किया। इरहा ने ज़रा सा सर हिलाया, फिर फिल्म की तरफ मुतवज्जा हो गई। रमशा अंदर आई, उससे देखकर सिकंदर उससे देखकर मुस्कुराया। वाह, मतलब मेरी धमकी काम आई। वैसे वो धमकी तुम्हें पसंद आती, मैं बहुत कम ऐसे मूड में होता हूँ। हेयर सनशाइन, जल्दी से मेरी शर्ट निकाल दो, मैं अपनी दाढ़ी ट्रिम कर लूँ। रमशा ने खामोशी से उसकी अलमारी खोली और उसकी मतलूबा शर्ट तलाश करने लगी। सिकंदर को उसकी खामोशी महसूस हुई, मगर वो उसकी बात नहीं मानेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। लेकिन वो उसे तवज्जो नहीं दे रही थी, ये सबसे बड़ा मसला था। सिकंदर हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता था, मगर रमशा का तवज्जो ना देना हरगिज़ नहीं। रमशा को उसकी शर्ट मिल गई। दिल ही दिल में खुद से बोली, सामने पड़ी थी, बस तवज्जो नहीं मिल रही तो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैं भी अपनी बात पर डटी रहूंगी। उससे वो शर्ट सामने चेयर पे रखी और बाहर आ गई। उससे देखा हीरो रिमोट के साथ लगी, शायद मूवी बदलने की कोशिश कर रही थी। हीरो, क्या कर रही हो, लाओ दो। मम्मी बैठ। बस सी, इरा को मूवी पसंद नहीं आई। नहीं बैठ, अजीब उल्टे दिमाग की बेटी मिली है, हम यही देखेंगे। इरा, बहुत अच्छी फिल्म है। नो बैठ। नो मम्मी। इरा ने होंठों को पोट करके बेइंतहा मासूमियत से माँ को कहा। रमशा को उसके अंदाज पर टूट कर प्यार भी आया और हंसी भी। तुम और तुम्हारे पापा दोनों ही अपना चार्म इस्तेमाल करते हो, मगर इस बार मैं तुम दोनों की बातों में नहीं आऊंगी। रे, मेरे कफलिंग्स कहाँ हैं, वो गोल्डन कलर के। सिकंदर लिबास तब्दील करके आ गया था और हादसा रिफ्रेशिंग और हैंडसम दिखाई दे रहा था। रमशा ने उससे नज़रें फेरी और इरा से रिमोट लिया। नहीं देखनी मूवी तो अपने कमरे में जाओ इरा। तो मम्मी। उससे रिमोट की तरफ हाथ बढ़ाया तो रमशा ने उससे आंखें दिखाई। देखने दो इसे जो देखना चाहती है, आंखें क्यों दिखा रही हो। सिकंदर ने मुस्कुराकर इरा को देखते हुए रमशा से कहा, मेरी मर्जी, अपनी बेटी को मैं जो भी कहूँ, बाकियों को तो कहती हूँ तो उन्हें सीधा नो का बोर्ड दिखाकर चला जाना होता है। मेरी कोई अहमियत नहीं है। वो ये सब कहना चाहती थी, मगर कैद सिर्फ दिल में भाई। वो सिकंदर के साथ म्यूट गेम खेल रही थी। लाओ दो मिस म्यूट, मेरी बेटी की पसंद तो पता नहीं है। भाई, एरो मेरे बेड पे आ जाओ। सिकंदर ने रमशा से रिमोट लिया और इरा को उठाकर उसे बेड पर बिठाया और मूवी चेंज करके बैटमैन लगा दी। जोकी पापा। जोकर वाली मूवी पापा। इरा ने मुस्कुराकर अपने दो दांत दिखाए। हाँ मेरी जान, इसमें जोकर भी है। सिकंदर ने कहते हुए सीधा देखा तो रमशा ने ताज्जुब से सर हिलाते हुए अपनी बेटी को देख रही थी। तुम कफलिंग्स नहीं लाई, जाओ साथ मेरी टाई भी ले आओ, अपनी पसंद की। वो आखिर में उसे छेड़ते हुए बोला, मैं क्यों लाऊं, आपकी नौकर हूँ। मगर उससे कुछ नहीं कहा, सीधा ड्रेसिंग रूम में गई। सिकंदर ने इरा के सर पर हाथ फेरा और बैठा है। ठीक है। उसी वक्त हन्नान की कॉल आ गई। फ़ोन कानों से लगाया और बोला, क्या है, तेरे यहाँ सलाम करने का रिवाज नहीं रहा अब। हन्नान के कहने पर सिकंदर मुस्कुराया। अबे यार, तुझ पे रोज रोज क्यों सलामती भेजूं, बातों में कोई ढंग की खबर देते भी हो क्या। अब प्लीज, खुदा के लिए कोई खबर ना दे ही देना। तू जानता है मुझे तेरे मुंह लगने का वैसे भी शौक नहीं रहा, और जब लगता हूं तो जानता है किस वजह से है। जो केस तंग कर रहा था, बात खुदा तक भी पहुंच गई है। इस वक्त कहाँ हो। सिकंदर समझ गया, हन्नान किसी के साथ बैठकर बात कर रहा है, वरना वो केस का नाम भी लेता और मसले की तफसील भी बताता। दुरायना के घर। तो बको, वहाँ क्या प्रॉब्लम है, अपना जमाली है ना। बको पापा। सिकंदर एकदम ठहर गया और सिरा को देखा जो मूवी देखते हुए सिकंदर को देखने पे मुस्कुराकर बोली, बको पापा। इरहा। रमशा के तेज लहजे पर सिकंदर ने देखा। रमशा उसकी टाई और कॉफलिंग्स पकड़े गुस्से से सिकंदर को देख रही थी, मगर बोली इरहा को। इरहा हंसी। मम्मी, नो बको। ये क्या हो रहा है भाई।
अदनान बोला तो एकदम सिकंदर ने कहा, एक सेकंड रखो, बाद में बात करते हैं। दोबारा ये अल्फाज सही बोलोगी आप और जाओ अपने कमरे में। दूसरों को तो ख्याल नहीं है अपनी बेटी के सामने कैसे बात करनी है, मुझे ही देखना पड़ेगा। सॉरी रे इरू, बैड वर्ड, नो बको। नो बको, इरा ने बाप के अल्फाज दोहराए। गुड, अब देखो फिल्म, वो जो कि आएगा। वो कहते हुए उठा, उससे रमशा का हाथ पकड़ा और उसे इरा के कमरे में लेकर जाने लगा। रमशा मजम्मत करना भी चाहती तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि इरा हर चीज़ पे गौर करती थी और वो बाद में लाजमी उस चीज़ की नकल भी करेगी। सिकंदर उसे कमरे में लाकर दरवाज़ा बंद करके अपने बाजू आगे किए। रमशा ने नासमझी से देखा। कफलिंग्स पहनाओ। रमशा ने उसकी टाई बाजू पे रखी और खामोशी से उसकी बात मानकर अपना काम करने लगी। कराची चलना है। खामोशी। या अंकल आंटी को बुला लें खुदा हाफिज करने के लिए। अब की बार रमशा के हाथ रुक गए। नासमझी से उसे सिकंदर को देखा, फिर सिकंदर के बोलने से पहले ही बोली, वक्त से मिलने जाना है स्विट्जरलैंड और मैं पूरे 3 माह का प्लान बनाए बैठा हूँ, क्या कहती हो? रमशा बिना कुछ कहे अपना काम करने लगी। सिकंदर को उसका अंदाज अजीब लगा। वो अपना काम करके उसे टाई पकड़ा कर जाने लगी कि सिकंदर ने उसे रोका। अब किसने आपको धमकी दी है? अब कौन है हमारे पीछे, मेगन या उसका बाप? उसकी इस बात पर सिकंदर की आंखें हैरत से फैल गईं। बख्तावर सोच में घूम बैठी पॉपकॉर्न खा रही थी। उसकी नज़र एकदम उनकी शादी की तस्वीर पे गई, फिर उसके साथ मौजूद मामा और आपी के साथ इरा की तस्वीर पे, फिर नसें सीधा घड़ी पे गई जहाँ रात के 9 बज रहे थे। खुदात अपने ऑफिस से बंद था। वो वाकई बख्तावर से अपसेट था। बात ये नहीं थी कि उससे खुदात की स्टूडेंट को तंग किया था, बात ये थी कि उससे हमेशा की तरह खुदात से पहले सिकंदर को तरजीह दी थी। खुदात को ये अच्छी तरह मालूम था वो शख्स उसका सिर्फ मामा नहीं है, बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन वो भी तो है उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा, उसका शोहर, उसकी ज़िंदगी। वो क्यों मामा का उससे मुकाबला करती थी? दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन मोहब्बत के मामले दोनों का पलड़ा बराबर था। उसे इतने शौक से आज कुछ पका कर खाना था, मगर वक्त की वजह से वो सारे दिन का भूखा ऑफिस से बंद था। क्या पता डीन ने वाकई उसे इतना डांटा हो कि वो बख्तावर को सुनाने पर मजबूर हो गया। दोबारा उसकी नज़र उन दोनों की तस्वीर पे गई, फिर एकदम कुछ सोच कर वो उठी। उससे अपना कोट तलाश किया। दूसरा दिन था, उसके पास किट मौजूद था, मगर हिम्मत ही नहीं पड़ी चेक करने की। पता नहीं बैग कहाँ था कि एकदम उसे किसी की ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। वो एकदम ठहर गई। हदात, उससे ऊंची आवाज़ में हदात को पुकारा। हदात। उसके दिल को पता नहीं क्यों अजीब सा वहम हुआ। उसने तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और सीधा हदात के ऑफिस का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा लॉक था। हदात। उसे दरवाजे में दस्तक दी। थोड़ी देर में उसे हदात की कराह सुनाई दी। बख्तावर का दिल रुक गया। हदात, हदात दरवाज़ा खोले, उससे हैंडल घुमाते हुए तेज़ी से कहा। वॉट? इस बात में मेगन और ब्राड कहाँ से आ गए रे? मैं कुछ दिनों की ब्रेक लेना चाहता हूँ। तुम्हें कोई काम नहीं है? इरहा भी अभी छोटी है, उसका स्कूल का कोई चक्कर नहीं है, तो मैंने कह दिया। सिकंदर, 3 महीने आपके प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ? यहाँ का काम कौन संभालेगा? इतने गंभीर सिचुएशन में सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम स्विट्जरलैंड जाएंगे? रियली? मैं इतनी बच्ची नहीं हूँ सिकंदर। सिकंदर ने उससे टाई ली और रमशा की गर्दन में डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। मेरे लिए तो तुम बेबी ही हो, बच्चों की तरह लड़ती हो, बच्चों की तरह सवाल करती हो। मैं हूं ना सब संभालने वाला, तो फिर तुम क्यों टेंस हो? ये सेल्फ डिफेंस वैसे ज़रूरत के तहत सिखा रहा हूँ, वरना जब तक मैं हूँ तुम्हें और इरा को एक आंच भी आने नहीं दूंगा, कुछ करने भी नहीं दूंगा। सब काम मैं करूँगा। रहा सवाल किसी की धमकी देने का, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिकंदर कभी किसी की धमकी में आया है? आया है कि नहीं आया, ये सब बता दो। तो ये अम्मी अब्बू के मिलने का सवाल कहाँ से आ गया? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? और इतनी छुट्टियाँ आप जैसा बंदा अफोर्ड कर ही नहीं सकता। कुछ है? प्लीज़ सिकंदर, मैं अब कोई मुसीबत अफोर्ड करने की हिम्मत नहीं रखती। सिकंदर ने मज़ीद टाई खींची और अपना सर रमशा के सर से टकराते हुए बोला। वैसे ही अच्छा होता है मिलना, कहीं जाने से पहले सबसे मिल लेना चाहिए। और मैं कुछ नहीं छुपा रहा। इतना अमीर हूँ कि बंदे पीछे संभालने के लिए छोड़ सकता हूँ, और अपना हन्नान भी तो है। बाकी आधे से ज़्यादा काम तो घर पर ही करता हूँ। घर की बजाय अब वहाँ कर लिया करूँगा। सिंपल। अब प्लीज़ एक अच्छी बीवी मेरी टाई बांध दे, वरना मैं मीटिंग में लेट हो जाऊँगा। उससे रमशा की नाक को उंगली से छूते हुए कहा। रमशा ने पीछे होकर टाई अपने गले से निकाली और सिकंदर को टाई पहनाने लगी। सिकंदर बड़ी गहरी मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। रमशा ने बड़ी नासमझी से उसे देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं? सिकंदर उसके ज़हन से शॉपिंग का भूत बड़ी तेज़ी से निकाल चुका था। इससे बड़ी फातिहाना सी मुस्कुराहट थी जिसे रमशा महसूस नहीं कर सकी। देख रहा हूँ कि कितना लकी हूँ मैं।
पापा जो कि पापा की ऊंची पुरजोश आवाज पर वो ठंडा सांस लेकर रह गया। मजीद लकी हो सकता था अगर ये जूनियर भा मदाखलत न करती। रमशा ना चाहते हुए भी मुस्कुरा उठी। अब पता चला लोगों को आपसे कितनी चिढ़ होती है। भाड़ में जाएं लोग, लगती रहे चिढ़ उन्हें, मुझे बस तुमसे लेना है। सिकंदर रमशा के चेहरे पर झुकने लगा कि इरा की आवाज से रोक दिया। ओ पापा, ये लड़की मेरे हाथों से एक दिन नहीं बचेगी। रमशा को अपने वलीमे का दिन याद आ गया जब बख्तावर ने ऐसी मदाखलत की थी और सिकंदर के ही मिलते जुलते अल्फाज उसे हंसने पे मजबूर कर गए। उसे उसी दिन की तरह सिकंदर के सीने पर सर रख दिया और हंसना शुरू कर दिया। सॉरी, आपका रिटायर होने का वक्त आ गया है। ये लड़की बख्तावर नहीं जूनियर भा है और इसमें कोई शक नहीं था। हदाद, अल्लाह, हदाद आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? बख्तावर दरवाजे को पीटने पे आ गई। खुदात की जरा सी करा से भरपूर आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद मुकम्मल खामोशी। बख्तावर डुप्लीकेट चाबी की तलाश में अपने कमरे की तरफ फ़ौरन से भागी। उसी वक्त सामने टेबल में मौजूद उसका फ़ोन बस हुआ। उसे देखा सायरा की कॉल थी। तेज़ी से फ़ोन उठाया और एकदम रो पड़ी। सायरा उसके रोने पे अचानक बौखला गई। माँ, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? सायरा, हदाद, हदाद को कुछ हो गया है, तुम आ जाओ प्लीज़। व्हाट? क्या हुआ? हदाद भाई को? वो दरवाज़ा बंद है। हदाद खोल नहीं रहे, मुझे पता है उन्हें कुछ हुआ है। दरवाजे की चाबी भी नहीं मिल रही। प्लीज़ सायरा आ जाओ। ओके, तुम एम्बुलेंस को कॉल करो, मैं हादी के साथ बाहर हूँ, फ़ौरन आती हूँ। जल्दी से चाबी ढूंढो मेरी जान, घबराना नहीं। प्लीज़ फ़ोन मत काटो सायरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हदाद को कुछ हो गया तो? उस बेचारी का पूरा जिस्म कांप रहा था। ओके, नहीं काटती, तुम चाबी ढूंढो। हादी, आप एम्बुलेंस को कॉल करें। बख्तावर ने हदाद की साइड का दराज खोला तो उससे देखा एक गिफ्ट रैप हुआ पड़ा था जिस पे भक्त का ध्यान नहीं किया। उससे चाबी एक हाथ से तलाश करना शुरू की। पेट के अंदर अजीब दर्द भरे मरोड़े उठ रहे थे जिसे उससे इग्नोर किया। उसे चाबी मिल गई। तेजी से वो उसके ऑफिस के दरवाजे पे आई। सायरा तवील खामोशी महसूस करके घबराते हुए बोली जबकि बख्तावर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उससे हुदाद के आखिरी अल्फाज सुनाई दिए। तुम्हारी बला से मैं मर जाऊं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो हुदाद, नो, ऐसा घटिया मजाक हुदाद। कांपते हाथों से उसे दरवाज़ा खोला तो उसकी चीखें निकल गई। हुदाद ज़मीन के बल गिरा था और उसके माथे से खून निकल रहा था। चलो कोई बात नहीं, तुमने जो सिकंदर भाई के लिए मंगवाना है वो मुझे बता दो। यह मदद बख्तावर भी कर सकती है। आफ्टर ऑल वो बाहर रहती है। दूसरा, सिकंदर भाई को उससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। अगर चाहो तो हन्नान को भी इस प्लान में शामिल कर लो। तोबा, मुझे खुद वो चीज़ खरीदनी है, खुद सारा काम करना है। मैं तंग आ गई हूँ दूसरों का सहारा लेकर कोई काम करते हुए। अपनी मेरी ज़िंदगी ही नहीं रही। रमशा दुरायना की शॉपिंग किए हुए कपड़ों में से अपने लिए कोई ड्रेस सीख रही थी जो उसके स्टाइल के लग नहीं रहे थे। इरा और मुर्तज़ा प्ले रूम में थे जबकि वो दोनों रमशा के कमरे में। तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें सिकंदर भाई मलका की तरह ट्रीट करते हैं। मलका ने भी कभी कोई काम किया है भला? देखना, तुम ऐसे को रही हो ना जाने पर। ऐसे शानदार ड्रेस लाएंगे, मेरी होने वाली भाभी को छोड़कर सब तुम्हें और तुम्हारे डिज़ाइनर ड्रेस को देखेंगे। रमशा एकदम उसकी बात पे हंस पड़ी। ये फिर मज़ीद परेशानी वाली बात होगी। फिर उस फंक्शन में हमारा टिकना मुश्किल हो जाएगा। दरवाजे पे दस्तक हुई। रमशा समझी मुलाजा होगी तो रायना के लिए कुछ लाने इसलिए आराम से बोली, आ जाए। मगर उसकी जगह एलेक्स को देखकर रमशा चौंकी। एलेक्स 16 साल का लड़का था जिसे सिकंदर रशिया से यहाँ लाया था। ये वही बच्चा था जिसकी मुलाकात रमशा के ऑपरेशन के टाइम सिकंदर से हॉस्पिटल में हुई थी। जावेद के बाद ये सिकंदर का खास बंदा था। हाँ बोलो एलेक्स, ये क्या लाए हो? रमशा ने बड़े से बॉक्स को देखा जिसे एलेक्स से पकड़ा था। मिसिस काबू, आपका गिफ्ट। उससे रूसी लहजे में अंग्रेजी बोली तो रायना मुस्कुराई। देखा, अभी गिफ्ट की बात कर रहे थे और देखो गिफ्ट हाजिर हो गया। अल्लाह, पता नहीं क्या होगा। रमशा का चेहरा जरा लाल हो गया। ये सिकंदर और उसके सरप्राइज गिफ्ट। अच्छा रख दो। और सुनो, जावेद भाई आए तो उन्हें बुलाना ऊपर, ठीक है? एलेक्स ने सर अस्वाद में हिलाया और बॉक्स सामने टेबल पे रखकर वो चला गया। यार वैसे ये बच्चा कहीं से नहीं लगता, रूस से बड़ी खूबसूरती है भाई। वैसे सिकंदर भाई का थोड़ा बहुत ताल्लुक रूस से, इसलिए हर एक को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। हनान भाई बेचारी की अब हालत का अंदाजा हुआ मुझे। है, खोलो तो सही, सिकंदर क्या लाए हैं? उससे देखा ऊपर बॉक्स पर स्टिकर लगा हुआ था जिससे बड़ी खूबसूरत मगर अनोखी हैंडराइटिंग में लिखा था, फॉर मिसमराइजिंग लेडी, रे ऑफ सनशाइन।
वैसे ही सिकंदर की हैंड राइटिंग नहीं लग रही। रमशा ने दुरायना से कहा। ओ छोड़ो, खोलो भी भाई। दुरायना की बेताबी से कहने पर रमशा ने रिबन खोला और बॉक्स को उठाया तो एक महकती सी खुशबू निकली। टिश्यू पेपर का स्टिकर हटाकर उससे रैपर खोला तो एकदम साकित रह गई। रमशा ने हाथ आगे बढ़ाकर वो ड्रेस बाहर निकाला। अलेक्जेंडर मैक्वीन का वो लेस गाउन रमशा और दुरायना को लाजवाब कर गया। ये क्या है मिशी? मुझे नहीं पता। कुछ सेकंड बाद रमशा ही बोल पाई। यार, मोहब्बत अंधी होती है, मगर इतनी अंधी रमशा। ये डिज़ाइनर हॉलीवुड का है, इसके ड्रेस करोड़ों पर मुश्तमिल होते हैं। पागल हो गई हो? सिकंदर इतने पागल तो नहीं हो सकते। वो ठीक कह रही थी। सिकंदर इतना पागल नहीं हो सकता था कि रमशा को ऐसा गाउन लेकर दे, वो भी सबकी नज़रों के लिए। को कि वो ये ड्रेस अफोर्ड कर सकता था, मगर सिर्फ अपनी नज़रों के लिए। यार, मेरा ड्रेस नहीं है, मगर फिर भी देखो चक्कर आ रहे हैं और तुम ऐसी खड़ी हो। मुझे लगता है सिकंदर भाई को किसी डील के तौर पर गिफ्ट में मिला होगा। रमशा परेशान हो गई। सिकंदर पागल हो गए हैं। इतने महंगे तरीन गाउन को पकड़कर उसके हाथ वैसे ही कांप रहे थे। उसे उस ड्रेस को रखो। मुझ पे भरोसा रखो, मैं हूं ना संभालने वाला। सिकंदर की इस बात पर रमशा ने कुछ सोचकर सिकंदर को कॉल करना चाहा, लेकिन डोरीना बोली। यार, मुझे लगता है सिकंदर भाई को लास्ट में गिफ्ट मिला होगा। खैर छोड़ो, ले भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, इतने अमीर जो है। यार, जाकर पहन के दिखाओ। उफ, वैसे बहुत प्यारा गाउन है। रमशा ने कुछ सोचा, फिर एकदम उसे याद आया कि सिकंदर ने एक बार उसे बताया था। मैं अपने क्लाइंट से डिमांड पूरी करता हूँ, मीन्स कि जो मुझे टास्क देते हैं उसे मुकम्मल करके उनकी मदद करता हूँ। रे और लोग उसके बदले मुझे पैसे तो देते हैं, साथ में शुक्रिया के तौर पर गिफ्ट जिन्हें मैं ना चाहते हुए भी कबूल कर लेता हूँ। इसी वजह से लोग मेरी इज्जत करते हैं, मेरे साथ काम करने को तरजीह देते हैं। सिकंदर अपने अंदरूनी बिजनेस के बारे में रमशा को एक दिन बता रहा था। इलीगल फाइटिंग क्लब को उससे लीगल कर लिया था, जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि रूस में भी था। दूसरा सिकंदर के 2 रेस्टोरेंट से एक सूफी क्लब जो बहुत अच्छे और कामयाबी से चल रहा था। आखिरी बिजनेस उसका लोगों की चॉइस फेवर्स पूरी करता था। जिनके साथ किसी मामले में ज़्यादती हो जाया करती थी तो वो उनकी मदद करता था। उनके खिलाफ कार्रवाई करने वालों को सीधा करता था अपने तरीके से, या फिर उनको हमेशा के लिए सबकी नज़रों से ओझल कर देता था ताकि मज़ीद वो उससे क्लाइंट्स को नुकसान ना पहुंचाएं। इन शॉर्ट, वो एक इंटरनेशनल हेल्पिंग एंटी रेप और एंटी ड्रग एजेंसी का मालिक था, जहां हर अमीर से गरीब बंदा उससे रब्ता करने की कोशिश करता था। रमशा कुछ सोचकर खामोश होगी, लेकिन कपड़े चेंज करने से पहले उससे सिकंदर को मैसेज किया। आई लव यू एंड थैंक यू। जवाब फ़ौरन आया। लव यू टू, मगर शुक्रिया किस चीज़ का? रमशा मुस्कुराई। हर चीज़ का। हदात। बख्तावर किसी झटका लगने पे आगे आई और एकदम घुटने की बल गिरकर उससे बेताबी से हदात का चेहरा थामा। हदात, हदात, डॉक्टर, ये क्या मजाक है? आंखें खोले। या अल्लाह, क्या हुआ इन्हें? हदात। वो भराई आवाज़ से बोलते हुए हदात को झंझोड़ने लगी। हदात की जिस्म में ज़रा सी हरकत पैदा हुई, मगर उससे आंखें नहीं खोली। बख्तावर ने हदात को ज़रा सा सीधा करना चाहा, मगर वो हादसा भारी था। क्या करूँ मैं हदात? मेरी जान, प्लीज़, आप आंखें खोलें, मुझे तसल्ली तो दें, आपको कुछ नहीं हुआ। बख्तावर ने एक बार फिर हिम्मत करके उसे उठाने की कोशिश की, मगर हदात के बाजू के सिवा वो कुछ नहीं उठा पाई। हे रुक! वो जो गन पकड़े बिना सोचे समझे उस घर की पिछली खिड़की खोलकर गुस्से लगा था, तो उसने उसका गिरबान पकड़कर फौरन खींचा। दिमाग खराब है तुम्हारा, ऐसे मुंह उठाए जा रहे हो तुम, चोर हो के इस घर के कुत्ते। कहने वाला जरा सा घबराया हुआ भी लग रहा था, और जिस हाथ में उसने उसके जैकेट का कॉलर खींचा था, वो हाथ सर्दी से नहीं डर से कांप रहे थे। गन भी जिस तरह से थामी थी, उससे साफ पता चल रहा था कि नाड़ी खिलाड़ी है। उसका साथी एकदम तैश में आ गया। उसके पीके पहने सर पे जोरदार चपेट लगाते हुए वो तेजी से बोला। तो कैसे जाता है इंसान मुंह गिराकर? अबे बेवकूफ़ इंसान, हम चोर हैं और हम में अकड़ ज़्यादा होती है। ऐसे गन पकड़े सर झुकाए जाएगा, बोलेगा बहन हम चोर हैं, आपको तकलीफ ना हो तो जेवरात दे दे, नहीं तो हम आपको ज़रा सी गोली मार देंगे। वो चपेट खाने से नहीं तड़पा था जितना उसके हम चोर हैं ये नहीं भी तड़पा। उफ, दिमाग खराब है तेरा, हम चोर कब से हुए? हम तो बस छोटा सा काम कर रहे हैं। मुझे तो अभी से गिल्ट हो रहा है, फादर से इजहार गुनाह भी अभी करना है। यार, एक काम करते हैं, कोई और तरीका अपनाते हैं, ऐसे सही नहीं है। लाओ फिर दो वो पैसे, तुम्हें इजहार गुनाह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आया वड्डा फरिश्ता।
चुप करके चल, नहीं तो खोपड़ी जुड़ा दूंगा। वो गन उसके सीने पे हल्का सा मारते हुए धमकियां में लहजे में बोला। सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ा। यार हम लंबे जरूर है शॉन, मगर वो डॉक्टर तो रेसलर है। बी कैसे यकीन करेगी? और हाँ याद आया, अगर उसने हमें पहचान लिया तो कसम है वो हमें नहीं छोड़ेगी। मुझे तो वो दिन नहीं भूलता। वो बेचारा घबराहट में फिर तेजी से बोलने लगा कि शॉन ने उसकी गर्दन पकड़ी। सारे के सारे पैसे मुझे दे और दफा हो जा। एक जरा सी चोरी नहीं करनी आती तुम्हें। लानत हो तेरे पर। कोल कोल आगे से कुछ कहता, किसी की चीख सुनकर वो उछलकर 10 कदम तो नहीं मगर 2 कदम जरूर पीछे हुआ। ओए वो चीख रही है, मतलब हम हमारी खैर नहीं। यार ये मौका सही नहीं है। कसम से मेरी आंख अभी तक बी को देखते हुए वहशत ज़दा हो जाती है। प्लीज बात सुन, कल आते हैं। वो डर के मारे अपने मुंह से मफलर उतार चुका था। बल्ब की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। अंदाज में जितना फट्टू इंसान महसूस हुआ, दिखने में उतना ही हैंडसम भी था। तू बी से इतना डरता क्यों है? तेरे आधे कद के बराबर नहीं है वो। तेरी वही हाथी वाली मिसाल है जो चूहे से डरता है। कोल अब मैं आराम से कह रहा हूँ, चुप करके चल और अपनी बहादुरी का सबूत दे। शॉन ने अब उसकी जैकेट का कॉलर पकड़ा और उससे खींचा। यार वो गैंगस्टर की भांजी है। मैंने तो सुना है वो उसकी भांजी को तकलीफ देने वाले लोगों का दिल भी निकाल देता है। और ये भी थोड़ी कम है। जब उसे गुस्सा चढ़ता होता है तो इसने क्या किया था मेरे साथ, मेरी आंख भूल गए। अब तूने आगे से बकबक की तो तेरी दोनों आंखें निकाल कर सोमो को खिलाऊंगा। अच्छा मौका है, उससे गुस्सा चढ़ा हुआ है, यही तो देख चाहता था मैं। चलो इससे पहले वो घर से निकलकर सीधा ग्रहणी के पास चली जाए। वो बेचारा नाना करता रह गया मगर उससे एक ना सुनी। बख्तावर बामुश्किल हदात को सीधा कर सकी। फिर उससे डरते डरते हदात के सीने पे हाथ रखा तो एकदम वो पुरसुकून हो गई। उसकी दिल की धड़कन चल रही थी। उसे तेजी से उठकर पानी का जग तलाश किया जो कि खाली था। उफ खुदाया हदात, मैं अभी आई, आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। वो तेजी से ऑफिस से निकली और नीचे आई। यार अभी भी सुन ले शॉन, मार डालेगी। यही गन हमारे सर पे मारेगी। और अगर गृहिणी को पता चला तो वो घर से ही निकाल देगी। जानते हो वो बी से कितना प्यार करती है। वो घर के अंदर घुस गए थे और इस वक्त खूब अंधेरे ड्राइंग रूम में मौजूद थे। चुप कर जा मेरे बाप, तेरी जगह मैं हाइंस को ले आता। पता नहीं कौन सी मुसीबत में फंस गया हूं मैं। दोनों लगता है ऊपर हैं। वो कन थामे शीशे वाले दरवाजे से उभरती हुई रोशनी से देखता बोला। फिर उससे बग को नीचे तेजी से आते हुए देखा तो पीछे हुआ। यार दोनों मियाँ बीवी को, ओ गॉड, बी नीचे आ रही है। वो बोलते हुए एकदम साइड डोर से भागती भक्त को देख चुका था जब ही चीख कर बोला। शॉन को गुस्सा आया, उससे अपने हाथों पे मौजूद गन कोल की सर पे मारी। हाय। शॉन ने दरवाजा खोला क्योंकि उससे लगा भक्त कहीं उदास से नाराज होकर सायरा की घर ना जा रही हो। उसे रोकना जरूरी था। कोल डर के मारे दूसरे दरवाजे से भागने लगा मगर एकदम पानी के गिलास पकड़े भक्त को उस समेत आता थे तो उसने सर पकड़ लिया और जरा सा नीचे होते बोला। मुझे मत मारना भी, सच मैंने कुछ नहीं किया। ये सारा शॉन का प्लान था। प्लीज ग्लास मत फेंकना। इसमें डॉक्टर भी शामिल थे। सच में यार, मेरा हाथ इसमें 2% है सिर्फ। कोल, कोल तुम अंदर कैसे आए? कोल ऊपर चलो, हदात हदात को कुछ हो गया है। उस बेचारी को कुछ समझ में नहीं आई। कोल को पहचान कर उसका सहारा पाते वो उसे उठाते हुए रोते हुए बोली। शॉन जो बाहर आकर उस कोल के बच्चे का कीमा बनाने लगा था जिसे सारा प्लान बिगाड़ दिया था, एकदम बख्तावर को रोता हुआ देखकर भुगला गया। वो लड़की कभी नहीं रोती थी बल्कि दूसरों को रुलाती थी। आज उसका रोना कुछ मायने रखता था। उससे मफलर उतारकर गन फेंक कर भक्त के पास आया। क्या हुआ हुदात को भी? कहीं तुमने तो नहीं मार दिया? एक तो ये कोल की काली जुबान। बी इसको दफा करो। मुझे बताओ हदात को क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? कहाँ है वो? उससे भक्त का बाजू थामा और बड़ी नरमी से पूछा। भक्त शॉन को देखकर उसका हाथ थामे उसे ऊपर लेकर चलने लगी। वो बेहोश है, सर से खून निकल रहा है, प्लीज हेल्प मी शॉन। शॉन उसके कहने पे अपना हाथ छुड़वाकर तेजी से ऊपर उसके ऑफिस तक गया। कोल भी पीछे आया। शॉन हदात को बैठने की पोजीशन में ले आया था। कोल ने आगे बढ़कर हुदात को उठाने में शॉन की मदद की। हुदात कर रहा, ये कहीं एक्टिंग तो नहीं कर रहा? कोल ने शॉन से पूछा जो उससे गुस्से से घूरता। शट अप बोला। बगदावे ने कांपते हाथों से आधा पानी का गिलास जो उसके भागने पे तकरीबन गिर चुका था हाथ में जरा सा डालकर हदात के मुंह पे छींटे मारे। हदात आंखें खोले। उफ बख्तावर। हदात की गुस्से से भरी बड़बड़ाहट सुनकर
वक्त को ज़िंदगी में पहली दफ़ा प्यार आया। ये ऐसा था जैसे टॉम को कुछ हुआ हो और वो हरकत ना कर रहा हो तो जेरी तड़प उठता था कि वो उससे क्यों नहीं तंग कर रहा। वक्त को हुदात की ये हालत काट खाने को दौड़ रही थी। जो भी था, जैसा भी था, वो जैसन मवावा उसका था। क्या मतलब है? वो फूल भिजवाने वाले का अभी तक तुम पता नहीं करवा सके? किस तरह के आदमी हो तुम लोग? कोई एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। सिकंदर अपनी पेंट की जेब में हाथ डाले सख्त तैश में दिखाई दे रहा था। हसन ने सर झुका लिया। भा, हमने बहुत कोशिश की मगर वो कह रहा है कि उसे कुछ नहीं पता। बिल्कुल मरने वाली हालत हो गई है। ऐसे में बड़े से बड़ा फन्ने हान भी बात उगल दे। ये तो फिर एक आम सा आदमी है, उसे वाकई कुछ नहीं पता। सिकंदर ने टाई की नोट ढीली करते हुए अपने सर पे हाथ फेरा। छोड़ा उसे, मर जाते हुए उसके फ़ोन पे ट्रैकर लगवा देना। मुझे अभी भी शक है कि कोई ना कोई ताल्लुक तो है। बेशक वो अनजान है, मगर कभी कभी बहुत बड़ा काम अनजान बंदों से ही मुसलसल करवाया जाता है। आसिफ सर हिलाकर चल पड़ा। सिकंदर डेस्क पे बैठते हुए सिगरेट सुलगाने लगा तो एकदम जावेद अंदर दाखिल हुआ। सर, मैम का ड्रेस आ गया है, क्या डिस्पैच करवा दूं या आप देंगे? जावेद सीधा खड़ा हाथ बांधे सिकंदर से पूछ रहा था। सिकंदर सिगरेट का कश लेते हुए बोला, एरो का ड्रेस भी ले लिया क्या? इरहा मैडम के लिए शेरवानी ना ले लूं? वो शरारत से बोला। सिकंदर हंसा। शट अप, खबरदार मेरी हीरो को कुछ कहा। वो कश लेकर बोला, वो ड्रेस शाम तक आ जाएगा। कब तक मेरी बीवी और बेटी के ड्रेस सेलेक्ट करते रहोगे? अब तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी। आप तो पीछे ही पड़ गए हैं मेरे सर। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इतना अम्मा नहीं शादी का कहते जितना आजकल आप कहने लगे हैं। सिकंदर मुस्कुराया, सिगरेट एस्ट्रे में मसलते हुए गहरा सांस लेकर कहने लगा, तुम्हारी फिक्र है मुझे, छोटे भाइयों की तरह हो। जो तुमने मेरे लिए किया है वो किसी अपने ने भी नहीं किया। अगर बख्तावर की बहन होती तो उसकी शादी मैं तुमसे करवाता। है, अब रे से कहता हूँ तुम्हारी लड़की ढूंढे। उसको भी कोई साथी मिले। हर वक्त मुझसे लड़ती है, पाबंदियाँ जो लगाता हूँ उस पर। सर, अब भाई भी कहते हैं, ऊपर से मेरे फ़र्ज़ को एहसान कहते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रहा। आपने जो मेरे लिए किया वो किसी ने भी नहीं किया। मुझे ना सिर्फ इज्जत दी बल्कि मेरी माँ का इलाज करवाया, मेरी बहन की शादी करवाई, उसका इतनी अच्छी जगह रिश्ता करवाया कि लोअर मिडिल क्लास कभी सोच नहीं सकता था। और वो लोग इतने अच्छे कि अम्मा को अपने साथ अमेरिका भी ले गए। मेरी छोटी बहन की पढ़ाई से लेकर रिहाइश का खर्चा भी आपने उठाया। और भी बहुत सी चीज़ें जो शायद बताने लग जाऊं तो पूरा दिन क्या हफ्ता गुजर जाए। सिकंदर एकदम उसकी बात पर हंसने लगा। वेदे, यू आर टू मच। और वो तुम्हारी बहन नहीं मेरी बहन भी है, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा सुनो, स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी के एम्बेसडर से मेरी मीटिंग रखो। बहुत काम किए उसके मैंने, अब ज़रा उसकी बारी है। कल हम दोनों इस्लामाबाद जा रहे हैं। ओके, वो हो जाएगा। अभी किसी ने आना है या गाड़ी निकालो? नहीं, तुम जाओ। और एलेक्स आया, उससे ज़रा काम था मुझे। उसके बाद मुझे जमाल अजीम के घर जाना है, उन्होंने बुलाया है। उससे फाइल उठाई और उसे चेक करने के बाद साइन करने लगा। घर से तो निकल गया था, आता ही होगा। मैं भेजता हूँ उसे आपके पास। कॉफ़ी भेजूँ? सिकंदर ने सर नफ़ी में हिलाया और टेबल में मौजूद फ़ोन बस होने पे चौंका। उससे देखा फिर उठाकर कानों से लगाया। हाँ बोलो रे। पापा। सिकंदर के चेहरे पे मुस्कुराहट फैली। एरू, पापा की जान, ये फ़ोन मुझे कैसे कर लिया? इतना सरप्राइज मत हो, मैंने फ़ोन मिलाया है। इरा आपसे बात करना चाहती थी। पीछे से आती रमशा की आवाज़ सुनकर सिकंदर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। लेकिन शेर तो किसी और के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। पापा, मामा नो स्टिक, मामा स्टिक पापा। क्या? मामा ने अब किस चीज़ से मेरी बेटी को रोका? तोबा, पापा को कॉल मेरी शिकायत लगाने के लिए करवाई। इधर तो फ़ोन इरा। मम्मी स्टिक पापा, मम्मी स्टिक नो। रे, ये क्या कह रही है? किस स्टिक की बात कर रही है? मेरी लिपस्टिक चाहिए। इसको इरा पास आओ। उसे इरा की चिढ़ती हुई आवाज़ सुनाई दी। सिकंदर, ये मैं आपको तस्वीर भेज रही हूँ। सारी मेरी लिपस्टिक का हशर कर चुकी है। और पता है क्या कह रही थी? इसे चोकर इतना पसंद आया कि उसकी तरह बनने के लिए अपने मुंह पे लिपस्टिक मल दी। सिकंदर ने फ़ोन स्पीकर पे ऑन करके अपना व्हाट्सएप चेक किया। एकदम तस्वीर को खोलते हुए उसकी हंसी छूट गई। हंसे मत, ये आपके बेवजह लाड प्यार का नतीजा है। मुंह भी नहीं धोने दे रही, बस जोकी जोकी। तोबा, आप कमती ही नाजिल हो गई। माई बेबी इज टू क्यूट रे। तुम इसकी तस्वीर निकालो जावेद से कहकर, ताकि मैं अपने ऑफिस में रखूं। इंजॉय करो इसका बचपन यार। यार आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं तो बहुत कुछ कहता हूँ, तुम सुनती कहाँ हो? एलिस ने दरवाजे पे नॉक किया। सिकंदर ने स्पीकर बंद किया और फ़ोन कान से लगाया।
फिर उससे एलेक्स को अंदर आने का इशारा किया। अच्छा इरहा को फ़ोन दो, मैं उसे समझाता हूँ। वैसे रे, अब तुम्हें ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, इतनी सी बेबी नहीं संभाली जाती। वो आपकी सुनती है, आपकी लाडली है। अब देखिए मुंह फुसफोर कर बैठ गई। फ़ोन दो सनशाइन, बाद में बात करेंगे। हीरो, बाबा इज हियर। मम्मी बैठ पापा। सिकंदर ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। सुन रहे हैं आप? नो हीरो, मम्मी इज गुड गर्ल, लिपस्टिक बैड। नो बाबा, स्टिक गुड बाबा, जोकी। हीरो नो, जोकर, नो लिपस्टिक, बाबा सेड। वो उसी के अंदाज से बोला। नो सेड बाबा, हीरो सेड। सिकंदर उसकी मासूमियत में मुस्कुरा पड़ा। माई बेबी इज गुड गर्ल, लव यू बेबी। लव यू पापा। वो बेचारी लव अभी बोल नहीं सकती थी, मगर सिकंदर के लिए इतना काफ़ी था। फ़ोन बंद करके उससे कहा, इतनी देर क्यों लगा दी थी एलेक्स? वो अब रूसी जुबान में एलेक्स से मुखातिब हुआ। कापू, वो आपका पार्सल आया था, उसकी चेकिंग के बाद मिसिस कापू को देने गया था। पार्सल? कौन सा पार्सल? एलेक्स ने एकदम हैरानी से देखा। एलेक्जेंडर मैक्वीन पार्सल कापू। ड्रेस के पार्सल की बात कर रहे हो तुम? मैंने कब ड्रेस का कहा तुम्हें? वो अंग्रेजी में तेजी से बोला। आपने नहीं भेजा था मिसिस कापू का ड्रेस? नियत नहीं। मैंने बुलाया, इसलिए था कि। फिर एकदम वो चुप हो गया। उससे फ़ोन उठाया और रे का मैसेज चेक किया। फिर तेज़ी से फ़ोन मिलाया। रमशा ने फ़ौरन फ़ोन उठाया। जी दाऊद। तुम्हें कोई ड्रेस मिला है अलेक्जेंडर मैक्वीन का? उसकी आवाज़ बेहद अजीब थी। एलेक्स एकदम अलर्ट हो गया, कुछ तो गड़बड़ थी। मेरे काबू को मेरी तस्वीर चाहिए। सॉरी मिस्टर, अब थैंक यू आपको आपके सामने कहूँगी, और इस दफ़ा इनाम मेरी तरफ से पक्का वाला प्रॉमिस। सिकंदर, वो कौन बहुत खूबसूरत है। आई लव यू सो मच। सिकंदर ने फ़ोन बंद कर दिया, वरना उसे डर था कि वो कुछ गलत कह देगा। उसे सांस लेना चाहा तो उसके लिए मुश्किल हो गया। आंखें बंद करके उससे फ़ोन टेबल पे रखा। उस पार्सल के साथ कोई नोट था? सिकंदर की बड़ी सर्द सी आवाज़ निकली। हाँ काबू, आप जो मिसेस काबू को बुलाते हैं, वो लिखा हुआ था। मैं तभी पार्सल अंदर लाया। सिकंदर घूमा, उससे एलेक्स की गर्दन पकड़ी और उसे दीवार के साथ लगाया। जब तुम्हें पार्सल मिला था तो मुझे कॉल नहीं कर सकते थे। अब की बारी बड़ी ही ऊंची आवाज़ से घुराया। एलेक्स का चेहरा लाल हो गया। उसे जरा सी मसम्मत करने की कोशिश की कि सिकंदर ने मजीद दबाव डाला। बोला था कि जो कुछ घर में आए उसका मुझे पता हो। कौन लाया यह पार्सल, किस कंपनी से था, जवाब दो। फिर सिकंदर ने उसे छोड़ा और अपने सर के बाल पकड़े। दिल किया पूरा कमरा तहस नहस कर दे। ये क्या हो रहा है? कौन है वो शख्स जो उसकी पहुंच में नहीं आ रहा?